हल्का रखना पड़ता है आधे आधे घंटे बाद। अब क्या, ओ सॉरी, ये क्या था, कायिक जनन। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, विनय कुमार। डू डेड सेल्स ऑल्सो ग्रो? यस, डेड सेल्स, देखो भाई, मृत, हाँ, मृत कोशिकाएं पूरी तरीके से दोबारा नया सुकाय तो नहीं बना सकती हैं, लेकिन जो मृत कोशिकाओं का जीव द्रव्य होता है ना, वो है, देखो यही तो समझाया था अभी कि जैसे ये कोशिका थी, ठीक है, अब इस कोशिका, ये छोटा बन गया है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ब्रॉड, जिससे आपको समझ आए, यही तो अंतर समझा रही थी। ये था थैलस, ठीक है भाई, इसके अंदर ये कोशिकाएं थी, ठीक है। अब इस थैलस में क्या हुआ, मान लो ये कोशिका बीच में से डेड हो गई, इस डेड कोशिका का जीव द्रव्य धीरे धीरे सूख गया, सूखने के बाद वो जीव द्रव्य जो था वो इकट्ठा हो करके वो जीव द्रव्य तो श्लेष्मा में बदल गया, और यहाँ इन बाकी कोशिकाओं से एक छोटी सी संरचना इस तरीके से जो थी वो कनेक्शन में रह गई। आगे इसमें भी ऐसा ही हुआ, मान लो ये कोशिका थी तो इसका एक मध्य भाग ये पतला सा तो रह गया कनेक्शन में, बाकी का जो भाग था वो श्लेष्मा के रूप में इकट्ठा हो गया। यहाँ समझ आ गई बात। अब ये जो कनेक्शन है ये आगे जाकर के ग्रोथ करेगा, जैसे ये था ना, तो ये इस कंडीशन में ही तो था ये। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे फिर ये आगे और नया सुकाय बना देगा इस तरीके से पूरा का पूरा। ये हिस्सा जो था ये तो लाइव था सेंट्रल, तो ठीक है, मतलब 100% वो डेड, जो सेल डेड हुई उसका जीव द्रव्य तो चारों तरफ श्लेष्मा के रूप में बदल गया, लेकिन बीच में उन कोशिकाओं का कनेक्शन बाकी सुकाय से रहा, इसीलिए वो नई थैलस में बदलने के लिए तैयार हो गया। एक मरी हुई कोशिका यहाँ गई और एक मरी हुई कोशिका यहाँ हो गई, धीरे धीरे इन्होंने आगे विभाजन करना शुरू कर दिया। ऐसे विभाजन होता है उसमें, ठीक है। इसलिए यानी कि डेड होने के बाद भी सेल्स वहीं उसी थैलस के साथ जुड़ी रही, इसलिए निर्माण हो गया, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है ना भाई। ऐसे समझो इस चीज को, अगर नहीं आया समझ में तो, कि आपके बाल काटने पर तो दर्द नहीं होता पर फिर भी उगते हैं, लंबे होते हैं, घने काले, है ना, जैसे भी होते हैं वो, यानी कि वो उगे क्यों, उनका कनेक्शन किससे है, स्कैल्प से। स्कैल्प मतलब खोपड़ी जो है ना, मतलब जो त्वचा की कोशिकाएं हैं उनसे तो कनेक्शन है, वो तो उनको पोषण दे रही है नीचे से, तभी तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाल आगे से नहीं बढ़ते, नीचे से बढ़ते हैं ना, पीछे से बढ़ेंगे उसमें जहां से कोशिकाओं से जुड़ी हुई है। तो ठीक ऐसे ही वो मृत कोशिकाएं भी क्या हैं, जीवित कोशिकाओं से जुड़ी हुई थी कि नहीं, तो उनका जो जीवित भाग था वो ग्रोथ कर गया आगे जाकर के, ये अंतर है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट देन प्लीज कमेंट, ओके। तो आगे बात करें अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां आ जाएंगी, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, और इसके अलावा एकाइनिड्स, ठीक है ना, नैनोसाइट्स, नैनोसिस्ट होती है सॉरी, और हार्मोस्पोर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वगैरह है, फिर ये पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोस्पोर, अंतःबीजाणु, ठीक है। अंतःबीजाणु का मतलब जो बीजाणु अंदर बने, ठीक है, वो अंतःबीजाणु, और जो बाहर की तरफ बने वो
बहिर्बीजाणु। तो अंतः बीजाणु ज्यादातर कैसे होंगे? अचल। इसको बोलते हैं क्या? एंडोस्पोर। अचल बीजाणु होते हैं और कैसे बनेंगे? अंदर की तरफ, ज्यादातर नील हरित शैवालों के अंदर बनते हैं। ठीक है ना। जीव द्रव्य अनावृत और अंतर्जात अजल बीजाणुओं में विभक्त हो जाता है। जो अंतः बीजाणु होता है वो अंदर की ओर बनता है और बनेगा कब? जब जो जीव द्रव्य है ना वो अनावृत और अंतर्जात ये सही है। अब ये लैंग्वेज बन गई इसकी तरीके से। विमुक्ति मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब फ्री हो जाना, अलग हो जाना। मुख्य तंतु से वो अलग हो जाएंगे उसमें से। ठीक है। मुक्ति मिल गई, कहते हैं ना कि हाँ मोक्ष मिल गया, यानी कि अलग हो गए हो, है ना। कभी कभी पहले भी बन जाती है, कुछ में बाद में भी बनती है। भित्ति बन जाती है और ये भित्ति बनने के बाद अंडाकार या गोलाकार हो जाते हैं। देखो इनकी संरचना समझना। ये तंतु है, ये एक ऐसे विशेष संरचना बन गई। इस विशेष संरचना के अंदर जीव द्रव्य ऐसे खंड खंड हो गया, छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों में बट गया। अब अगर इसके ऊपर फ्लैजिला होती, तंतु होता, तो ये बीजाणु कैसे बनते? चल। और नहीं है तो कैसे बने? अचल। तो इसके खंड बन गए। ठीक है सर, बन गए बन गए। अब क्या होगा? अब ये फटेगी एक दिन यहाँ से, इसके फटने के बाद ये सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होकर के नया नया शैवाल बनाएंगे। ठीक है। तो ये इसका टाइप हो गया, इससे समझ में आ जाएगा आपको ये क्या है, एंडोस्पोर। और ये क्या है? ये क्या है? पूरी संरचना विशेष संरचना के अंदर बने तभी तो, नहीं तो जीव द्रव्य तो वहां भी खंडित हो रहा था अलैंगिक जनन, कायिक जनन में। फिर उसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें संरचना विशेष बनी, जैसे आप लोग पढ़ चुके हो कवक विज्ञान में, कॉनिडिया बनती है, ब्रूस जैसी होती है, किसी में अलग अलग संरचना। तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर, या इसको क्या बोलेंगे हम? थैलस।
थैलस मतलब मुख्य संरचना, या ट्राइकोम, ट्राइकोम का मतलब होता है शैवाल तंतु। ठीक है, ठीक है। आगे एंडोस्पोर के बाद अगला एक्सोस्पोर। बहिर्बीजाणु, बहिर्बीजाणु क्या होते हैं? जो बाहर की तरफ बनेंगे। ये कहाँ बने? अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ बने ना, ये सॉरी, ये तो अंदर की तरफ बने, इसमें ऐसे अंदर यूं। और बहिर्बीजाणु क्या होंगे? बाहर की तरफ बनेंगे। ये जीव द्रव्य है, इसमें ये ऐसे बाहर की तरफ बनेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? बहिर्बीजाणु। दूरस्थ मतलब दूर की कोशिकाएं। जैसे ये शैवाल का तंतु है, ठीक है, तो ये तो हो गई निकट सेंट्रल वाली, तो ये वाली कोशिकाएं दूरस्थ मानी जाएंगी ना, इधर जो कॉर्नर्स पे होंगी। समझ आई बात? यहां से कुछ जीव द्रव्य ऐसे बना देगा वो क्या बोलेंगे उसको हम? बीजाणु। तो इसे क्या बोलेंगे? बहिर्बीजाणु। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? नील हरित शैवाल होते हैं इसके, ठीक है। तो नील हरित शैवाल की जगह डर्मोकार्पा, यहाँ लिख लो एंडो में, डर्मोकार्पा। अभी आप पढ़े जाओ, फिर उसके बाद बता देंगे कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएंगे इसमें, जो एक्सोस्पोर होते हैं। ठीक है, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति टूटने पर जीव द्रव्य संकीर्ण हो जाता है। संकीर्ण मतलब सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। अलग या स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना, अलग हो जाते हैं मुख्य संरचना से। और अलग होने के बाद वो क्या करेंगे? नया थैलस बना देंगे। ये केमीसाइफोन में मिलता है जनरली, देखने को। एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ, क्या? केमीसाइफोन। ठीक है, तो अब ये लिख लिया हो तो इसको मिटा दूं। लिख लिया? वेरी गुड। लड़के सब जल्दी लिख लेते हैं इस क्लास में, लड़कियां सजा सजा के लिखती हैं, है ना, हैंड राइटिंग अच्छी अच्छी बने, सुंदर बने। चलो ठीक है भाई। आगे अंतःबीजाणु हो गया, बहिर्बीजाणु हो गया, है ना। इसके अलावा क्या होगा? एकाइनिस्ट, निश्चेष्ट बीजाणु।
ओह तीसरा है ना ये तो। निश्चेष्ट बीजाणु को और क्या कहते हैं? एकाइनेट्स। एकाइनेट्स। ठीक है, जल शुष्कन और ताप प्रतिरोधी क्षमता वाले होते हैं ये, थोड़े आकार में बड़े होते हैं, विशेष संरचनाएं होती हैं। ठीक है, विशेष बड़ी और प्रचुर खाद्य पदार्थ वाली ऐसी संरचनाएं जो प्रतिकूल ताप या शुष्कता ग्रहण या सहन कर सकती हैं, उन्हें एकाइनेट या निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। ये अलग होकर मुख्य पादप काय से क्या करती है? नए पादप काय का निर्माण करेंगी, या पादप काय ना कह करके हम क्या कह सकते हैं? शैवाल, थैलस, नए थैलस का निर्माण कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एकाइनेट। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाता है? नॉस्टॉक, ठीक है, या ग्लियोट्राइकिया। कारा नहीं है भाई इसका। ठीक है, हर बार कारा एग्जाम्पल कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और ग्लाइकोट्राइकिया, ग्लियोट्राइकिया है, सॉरी, क्या नाम है उसका? ग्लियोट्राइकिया। ग्लियोट्राइकिया। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नैनोसिस्ट। नैनोसिस्ट का मतलब, अच्छा इनकी खास बात और होती है क्या? ये अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो नए का निर्माण कर देंगी। मतलब ये कि श्लेष्मा के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, इनके चारों तरफ ये श्लेष्मा बन गई। क्या बन गई? श्लेष्मा। फिर एक टाइम आएगा जब ये क्या करेंगी? पानी का अवशोषण करेंगी, जल अवशोषण। और जल अवशोषण के बाद ये फूल जाएंगी, फूलने के बाद ये फट जाएगी भित्ति, और इसमें से जो कोशिका निकली वो नया शैवाल बनाने के लिए तैयार है। आगे बात समझ में? ऐसा कभी कभी आपने देखा होगा, बारिश के सीजन में पूरा प्लॉट किसी का भर जाता है पूरा पानी से, और भरने के बाद फिर उस पर हरी 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 परत जम जाती है। जैसे जैसे धूप निकलती है धीरे धीरे वो पानी उड़ जाता है, या तो वेपोराइज्ड हो जाएगा, है ना, या फिर वो एक धीरे धीरे पानी कुछ जमीन सोख लेगी। कुल मिला के फिर ऐसा टाइम आता है कि जमीन पर जो मिट्टी दिखाई देती है वहां पे हरी हरी परत जम जाती है, और धीरे धीरे वो हरी परत भी गायब होती दिखाई देती है। अगली बार बारिश के सीजन में फिर से वो हरी परत फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बारिश नहीं हुई
तब तक के लिए वो जो हरी हरी काई थी उसने क्या किया, अपनी छोटी सी संरचना बनाई और उसके चारों तरफ श्लेष्मा इकट्ठी करी और बॉल बन के कोने में चुपचाप बैठी रहती है। कभी तो बरसेगा, ठीक है, जब बरसेगा तब वो अपना जनन शुरू कर देंगी। और मान लो उससे पहले ही किसी ने नींव खोद के मकान बना दिया तो वो बेचारा तो इसी इंतजार में रहेगी, है ना। तो ऐसा हो जाता है। कुल मिला के हमें प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम घर ही न बनवा रहे, है ना। ठीक है भाई, तो फिर यानी कि प्रकृति डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन हम अच्छे अच्छे शैवालों का पता लगाएं और फिर उनको उगा सकते हैं। ठीक है ना। शैवाल तो छोटे से गमले में भी उग जाएगा, छोटे छोटे होते हैं वो, छोटे छोटे गमले में उग जाते हैं और बहुत बहुत फायदा देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वामनोशिका। नैनोसिस्ट, वामनोशिका का मतलब क्या होता है, नैनोसिस्ट। ऐसे वामन मतलब क्या होता है, वामन बताओ। छोटा छोटा सा, जिसका ज्यादा हाइट वगैरह नहीं है ना। वामन का मतलब छोटा सा होता है। तो सिस्ट मतलब होता है सिस्ट। देखो भाई क्यों बता रही हूँ, वामन मतलब नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी चल गई है आजकल, हर चीज में छोटा सा चलने लग गया है ना। पहले लैपटॉप बड़े बड़े आते थे, अब छोटे छोटे आने लग गए, है ना। तो ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी अब आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो नैनो मतलब छोटा, और सिस्ट मतलब क्या होता है, कोशिका जब सॉलिड कंडीशन में हो। जनरली सिस्ट वर्ड वहां पे आता है जहां पर सॉलिड बॉल वाली कंडीशन हो, जैसे कॉर्क की बॉल होती है ना, होती है, हाँ। तो जैसे सॉलिड कंडीशन में है, मतलब वो अंदर से खोखली नहीं है, कोशिकाएं हैं फुल भरी हुई हैं बिल्कुल, ठीक। तो उस कंडीशन को सिस्ट कहते हैं। आगे आप जूलॉजी में भी पढ़ोगे, उसमें है ब्लास्टोसिस्ट वगैरह पढ़ोगे आप उसमें, यानी कि कोशिकाओं की जब एक बॉल जैसी बन जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्ट। ठीक है, आगे बात करें वो मैं नैनोसाइट्स या नैनोसिस्ट जो होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। यानी कि ऐसे शैवाल जो क्या होते हैं, अतंतुकी, यानी कि यहाँ पे शैवाल जो है तंतुकी प्रकार के नहीं होते, उनके अंदर बनती है। यानी अतंतुकी शैवालों के अंदर क्या हो जाएगी, कोई एक कोशिका जो है उसका जीव द्रव्य लगातार विभाजित होने लग जाता है। देखो भाई, जीव द्रव्य विभाजित हो रहा है, कोशिका विभाजित नहीं हो रही है, यानी कि ना तो झिल्ली बन रही है और ना ही भित्ति बन रही है। तो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य विभाजित हो रहा है, कोशिका पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है। भित्ति रहित छोटी छोटी संरचनाएं नैनोसिस्ट बोली जाती है। नैनोसिस्ट कहलाती है, और ये क्या करेंगी बाद में, आगे जाकर के कोशिका का विवाह, मतलब आगे जब ये अलग हो जाएंगी तो ये नए नए शैवाल का निर्माण कर देंगी। ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, माइक्रोसिस्टिस है। इसका एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसिस्टिस।
सिस्टिस। और एक बात याद रख लेना, ये कल मैं पूछूंगी आप लोगों से, माइक्रोसिस्टिस जो होता है वो कैसा होता है? परपोषी शैवाल, यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे के ऊपर रहेगा। परजीवी शैवाल है, ज्यादातर शैवाल तो हरित लवक होता है उनके अंदर, चाहे अविकसित या अर्धित लवक होता है, तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन माइक्रोसिस्टिस नहीं करता। इसके अलावा एक और बताया था मैंने आप लोग को, चाय के अंदर, चाय और कॉफी के पौधों में रेड रस्ट उत्पन्न कर देता है, क्या नाम है? सिफेल्यूरोस विरेसेंस। ठीक है, सिफेल्यूरोस विरेसेंस एक ऐसा शैवाल होता है जो चाय या कॉफी के पौधों के ऊपर लाल लाल धारियां उत्पन्न कर देता है। जब पौधा हरे के बजाय लाल हो जाएगा तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद करके आना।